आज हम चर्चा करेंगे जी.एस. घुरिये के परिप्रेक्ष्य के बारे में। पिछले वीडियो में और कंटेंट के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि जी.एस. घुरिये एक भारतीय समाजशास्त्र के जनक जिन्हें कहा जाता है। इन्होंने भारतीय समाज को किस तरीके से या इसके अवधारणात्मक स्वरूप को किस आधार पर समझने का प्रयास किया है। इन्होंने एक नई पद्धति शुरू की थी, भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, जिसके अंतर्गत प्राचीन वेद ग्रंथ, पुराण या हमारे जो भी ऑथेंटिक प्राचीन पुस्तकें हैं या प्राचीन भारतीय संस्कृति के आधार पर भारतीय समाज, सामाजिक व्यवस्था और इसकी विशेषताओं को समझना। घुरिये एक राष्ट्रवादी भारत शास्त्री थे। इन्होंने प्राचीन पुस्तकों के आधार पर ही समाज का विश्लेषण करने का प्रयास किया है और भारतीय संस्कृति की जो मूल विशेषताएं हैं उसको अपने विशिष्ट परिप्रेक्ष्य के माध्यम से उसका अवधारणात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया। इन्होंने घुरिये ने जाति की उत्पत्ति के संबंध में जो परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया था उसको निम्न भागों में बांटा गया है। पहला, भारत शास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर जाति को समझने का प्रयास। फिर सांस्कृतिक सार्वभौमिक अध्ययन जाति को उपजाति समूह के रूप में प्रस्तुत करना। फिर जाति का प्रजातीय सिद्धांत के समर्थक रहे हैं ये। जाति या आदिवासियों को इन्होंने भारतीय समाज व्यवस्था का ही एक उपभाग मानते हुए उन्हें पिछड़े हिंदू की संज्ञा दी थी। यानी जनजाति समूह जो हैं भारतीय समाज का, वो आज जनजाति इसलिए है क्योंकि हमारे जो मूल हिंदू समूह हैं उसमें से वो किन्हीं कारणवश विकास के राह में पिछड़ गए हैं, इसलिए उन्हें जनजाति कहा जाता है। वैसे वो हमारे हिंदू संस्कृति का ही, हिंदू समूह का ही उपभाग है, इसलिए इन्होंने पिछड़े हिंदू कहा था और सेगमेंटेशन डिवीज़न प्रस्तुत किया। इन्होंने घुरिये जाति की उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत का समर्थन करते हैं। इन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था भारत में इंडो आर्यन यानी आर्य मध्य एशिया से आए थे। इनका कहने का मतलब है कि आर्य जब आए हमारे देश पर, आक्रमण किया आर्यों ने, फिर आक्रमण करके जब वो जीत गए तो यहाँ की मूल प्रजाति को तो इन्होंने अपने नीचे माया और अपनी प्रजातीय शुद्धता को बनाए रखने के लिए जाति व्यवस्था को जन्म दिया, जिसमें क्या है, जाति व्यवस्था के अंतर्गत इन्होंने एक निश्चित जाति समूह को अपने आप को अलग रखने के लिए अन्य समूह यानी भारतीय मूल के व्यक्तियों से अलग रखने के लिए कुछ निश्चित प्रतिबंधात्मक नियम बना दिए, जैसे अंतरजातीय विवाह करना और खान पान संबंधी निषेध और सामाजिक सहवास संबंधी निषेध। इस तरीके से निषेध तैयार कर दिए। निषेध क्यों तैयार किए? क्योंकि आर्य अपने आप को भारत की मूल जातियों से सम्मिलित नहीं करने देना चाहते थे। इसलिए आर्य जैसे जैसे भारत में फैलते गए वैसे वैसे जाति व्यवस्था भी भारतीय समाज में फैलती चली गई और उसका अंग बन गई। इस प्रकार घुरिये के लिए भारत में जाति व्यवस्था विदेशियों द्वारा लाई गई यानी आर्य संस्कृति द्वारा लाई गई है। इसका मतलब कि आर्यंस के सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत भी जाति व्यवस्था के आधार पर ही, जाति व्यवस्था की तरह ही एक कोई व्यवस्था कार्यरत है। इन्होंने जाति व्यवस्था को समाज का खंडात्मक विभाजन, सेगमेंटेशन डिवीज़न कहा है। ये जाति जो है समाज को विभिन्न समूहों में बांट देती है, जिसमें सभी जातियां अपने सुनिश्चित खंडों में रहती हैं और खंडों के अंतर्गत रहकर अपनी प्रजातीय शुद्धता को बनाए रखती हैं और समाज का संगठन चलता रहता है, जारी रहता है। इसी आधार पर भारत में क्या हुआ था, उस समय भारतीय समाज 4 भागों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और अस्पृश्य जातियों का तो कोई स्थान ही नहीं था। शूद्र सबसे निम्न जाति थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये वर्ण व्यवस्था के मूल आधार हैं। वर्ण व्यवस्था में विभाजित था। इन वर्णों के आधार पर ही विभिन्न धीरे धीरे उपजाति समूह बनते चले गए। ब्राह्मण जाति हो गई, जाति वर्ण की जगह जाति के रूप में परिवर्तित हो, क्षत्रिय भी जाति बन गई और इनकी विभिन्न उपजातियाँ बनती चली गई, विभिन्न नाम आ गए। वैश्यों के भी विभिन्न उपजाति समूह बन गए, उनके भिन्न भिन्न नामों से पहचाना जाने लगा। तो कहने का मतलब ये कि अपने सुनिश्चित खंडों के अंतर्गत रहते हुए ब्राह्मण खंड में, क्षत्रिय खंड में विवाह करने लगे। मतलब खान पान संबंधी जो नियमावली थी अपने खंडों तक ही सीमित थी। अन्य क्षेत्रों या अन्य समूह के अंतर्गत खान पान संबंधी निषेध थे इनके। तो घुरिये ने ये कहा है कि जाति धीरे धीरे, वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जाति व्यवस्था में बदली और जाति व्यवस्था विभिन्न उपजाति समूह में बट गई। इसलिए समाजशास्त्रीय अध्ययन में उपजाति का ही अध्ययन होना चाहिए, जाति का नहीं। इसी संदर्भ में घुरिये ने वेरियन एल्विन
जनजातीय संस्कृति का इन्होंने अध्ययन किया था और जनजातीय संस्कृति के अध्ययन के आधार पर इन्होंने कहा था कि पृथक्करण का सिद्धांत दिया था कि इन आदिवासियों को या जनजातीय समूहों को भारतीय संस्कृति में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, इनकी अपनी एक अलग संस्कृति होती है। जातीय पृथक्करण का सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए इन्होंने ये कहा कि इनकी अलग समाज व्यवस्था और नियमावली निर्धारित की जानी चाहिए। तो उसके विपरीत वेरियल एल्विन के विपरीत इन्होंने कहा, जी.एस. कुरियन ने, कि जनजातियां विकास की दौड़ में पीछे रह गईं, इसलिए मूल हिंदू समूहों से ये पिछड़ी हैं। इसलिए इन्होंने जनजातियों को पिछड़े हिंदू के रूप में माना और पिछड़े हिंदू नाम दिया और इसके लिए आत्मसातीकरण की सिद्धांत बनाया, यानी कि जो हिंदू समूह संस्कृति आज विकसित हैं वो अगर इन जनजातीय समूहों में सम्मिश्रित हो जाए या ये जनजातीय समूह हिंदू समूहों में सम्मिश्रित हो जाए तो जनजाति जैसी कोई स्थिति नहीं रहेगी। इनका कहने का मतलब ये था। इनके अनुसार जाति व्यवस्था एक सांस्कृतिक सार्वभौमिक अवधारणा है। गुरिये इसका समर्थन करते हैं कि प्रजातीय शुद्धता की भावना को बनाए रखते हुए जाति या समाज का एक जातिगत या खंडात्मक विभाजन हुआ और यह विभाजन यही नहीं यूरोप में भी देखा जा सकता है अन्य किसी रूप में, क्योंकि प्रजातीय विभिन्नता तो वहाँ भी पाई जाती है। यूरोप क्या, अमेरिकी संस्कृति के अंतर्गत भी नस्ल भेद और प्रजाति भेद हम देखते आ रहे हैं। तो कार्यगोले का भेद भी क्या है, हमारे देश में वो मूल भावना जाति व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो गई और वहाँ वो प्रजातीय भेद के रूप में है, तो भेद तो है ही। घुरिये का दृष्टिकोण ड्यूमोंट के विपरीत जाति व्यवस्था को विशिष्ट अवधारणा नहीं मानता। जाति व्यवस्था सिर्फ भारत में ही नहीं पाई जाती है, इन भिन्न भिन्न नामों में यह विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है और विभिन्न धर्मों में भी पाई जाती है अगर हम अध्ययन करें तो। अब इस संदर्भ में घुरिये ने अपना परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया और इसके विभिन्न आलोचक भी रहे हैं। आलोचना के रूप में घुरिये के विचार या दृष्टिकोण अपनी प्राचीन पुस्तकों पर आधारित है जो कि ऑथेंटिक नहीं मानी जाती है। उसकी विश्वसनीयता में, वेद ग्रंथों के और इनकी विश्वसनीयता में आज भी संदेह बरकरार है, इसलिए इनका दृष्टिकोण जो थोड़ा संदेहास्पद लगता है। दूसरी इनकी आलोचना है, घुरिये का दृष्टिकोण श्रीनिवास, लुई ड्यूमोंट, योगेंद्र सिंह जैसे विचारक भी अस्वीकार करते हैं। एम एस श्रीनिवास ने क्षेत्र व्यू के आधार पर फील्ड व्यू का समर्थन किया तथा इनके पुस्तकीय दृष्टिकोण को अस्वीकार किया है। यानी केवल प्राचीन पुस्तकों के आधार पर किसी भी समाज की संस्कृति का अध्ययन करना सही नहीं है जब तक उसका फील्ड व्यू ना किया जाए। घुरिये जाति व्यवस्था की तुलना अन्य सोपानिक व्यवस्थाओं से करते हैं, किंतु इस व्यवस्था का धार्मिक आधार जजमानी व्यवस्था इसे विशिष्ट रूप प्रदान करता है। मतलब कहने का ये है कि आलोचकों का कथन है कि जाति व्यवस्था जो धर्म पर आधारित है, विभिन्न समूह क्षेत्रों के अंतर्गत भी जाति किसी न किसी रूप में विद्यमान है, ठीक है, लेकिन जाति व्यवस्था एक बंद व्यवस्था है और इसका मूल आधार धार्मिक हो गया है। यानी धर्म पवित्र अपवित्र, धर्म के नाम पर अपने धर्म को ऊंचा मानना, अन्य लोगों को नीचा मानना, अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानना, अन्य संस्कृति को निम्न मानना और जजमानी सिस्टम जाति व्यवस्था को विशिष्ट स्वरूप प्रदान करते हैं। भारतीय समाज में जजमानी सिस्टम क्या था, जजमानी सिस्टम में एक जजमान होता है, बाकी निम्न जातियाँ होती हैं और जो जजमान के यहाँ सेवा करने के लिए जाती हैं और सेवा के बदले सेवा या सेवा के रूप में वस्तु मिलती है। इस तरीके से ये परंपरागत भारतीय समाज व्यवस्था का मूल विशेषता है जजमानी सिस्टम, जिसके अंतर्गत प्राचीन समय में जो संपत्ति भूस्वामी होता था वो जजमान कहलाता था, बाकी अन्य जातियाँ उसके यहाँ सेवा करने जाती थी। कहने का मतलब ये है। तो जजमानी व्यवस्था और कहाँ थे हम, जजमानी व्यवस्था और जाति का जो धार्मिक स्वरूप है, ये जाति व्यवस्था को भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को एक अलग आधार प्रदान करते हैं, जिसकी घुरिये ने उपेक्षा की। यानी इसका कोई जिक्र नहीं किया, इन्होंने इसके बारे में कोई अध्ययन नहीं किया, इसलिए घुरिये की आलोचना की जाती है। घुरिये की जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत जो इन्होंने घुरिये ने समर्थन किया है, प्रस्तुत किया है, किंतु नेस्फील्ड, अबे डुबाई ये समाजशास्त्री हैं। जाति का व्यवसायिक सिद्धांत दिया था। नेस्फील्ड ने यह कहा था कि जाति के व्यवसाय के आधार पर जाति में परिवर्तित होती, जिसने जो व्यवसाय किया उसी के आधार पर उसकी जाति का निर्धारण हो गया। राजनीतिक सिद्धांत की जाति ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का परिणाम है कि ब्राह्मणों ने अपनी सत्ता व श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए जाति व्यवस्था को जन्म दिया। ये अबे डुबाई ने अपना राजनीतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसी तरीके से होकार्ट सेनाट ने भी जाति का धार्मिक सिद्धांत दिया। धर्म के आधार पर
ब्रह्मा के मुख से और भुजाओं से छत्तीस तरीके से विभिन्न जन्म बताए थे और इसी आधार पर जाति को भारतीय समाज में प्रस्तुत किया था। इन्हीं के सिद्धांत के आधार पर भी सबने अपने अपने तार्किक पक्ष दिए हैं। जाति की उत्पत्ति के अभी कोई ऑथेंटिक सिद्धांत नहीं, इसलिए घुरिये का सिद्धांत भी संदेहास्पद श्रेणी में आता है, पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता है। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि जी.एस. घुरिये ने भारतीय समाज के प्रमुख समाजशास्त्री रहे हैं। इन्होंने भारतीय समाज को एक नवीन पद्धति दी थी अध्ययन करने के लिए, भारत विद्याशास्त्रीय परिधि, परंतु ये पश्चिमी भारत शास्त्रियों से सहमत नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि पश्चिमी भारतीय शास्त्री, पश्चिमी समाजशास्त्रियों की जितनी भी नियम हैं, व्यवस्था हैं, सिद्धांत हैं, उनको भारतीय संस्कृति पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारतीय संस्कृति अपनी अलग पहचान रखती है, इसके स्वरूप है जो वो पश्चिमी संस्कृति से भिन्न है। इसलिए भारतीय संस्कृति का भारतीय तथ्यों के आधार पर ही, भारतीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर ही अध्ययन किया जाना चाहिए। इन्होंने जाति को समाज का एक सामान्य खंडात्मक विभाजन बताया जो अन्य समाजों में प्रचलित है, क्योंकि इनके उद्देश्य और विशेषताएं समान होती हैं, मात्र थोड़े बहुत अंतर होते हैं, स्थानीयता के कारण आ जाते हैं। जाति व्यवस्था को प्राचीन और जटिल व्यवस्था जिसे किसी एक दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता, परंतु घुरिये का विचार तार्किक व प्रासंगिक है, जो जाति व्यवस्था को समझने के लिए दृष्टिकोण उपलब्ध करवाता है।